अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पर देश से देश तक पे हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जो तारकीन वतन होते हैं ये गैर ममालिक जाकर मुल्क की जो तामीर और तरक्की है इसमें हम रोल प्ले करते हैं और इसके बदले में उन्हें क्या हासिल होता है, बहुत मायूसी का सामना करना पड़ता है। वतन में बसने वालों और वतन से बाहर हर तरह के लोगों में ये मौजू बहस हमेशा इसमें रही है कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर और पंजाब से कसीर तादाद में लोग आजकल बरतानिया में मुकीम हैं, वहाँ रहते हैं और फैक्ट्री मज़दूर से लेकर वहाँ की काउंसलों, तालीमी इदारों, जुडिशल सिस्टम, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी उनकी नुमाइंदगी वहाँ पर मौजूद है। ये खुशकुन सूरत हाल है कि इस सारी सूरत हाल के पीछे एक दुख भरी दास्तान भी मौजूद है। वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के देश में दिन ब दिन बढ़ते जो मसाइल हैं न सिर्फ उनके लिए परेशानी की वजह बनते हैं बल्कि ये हमारी जो मौजूदा हुकूमत है इसके लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि हुकूमती इदारों की जानिब से किए गए वादे ओवरसीज़ के लिए एक उम्मीद की किरण को पैदा करते हैं, लेकिन जब उनके मसाइल को प्रायोरिटी पर तरजीही बुनियादों पर हल नहीं किया जाता, सुना नहीं जाता, तो ऐसे में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने हुकूमती इदारों से मायूस हो जाते हैं। नाज़रीन, एक बहुत अहम बात ये जिसे दियार गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को जहन नशीन रखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जब वो अपने मुल्क में सरमायाकारी करते हैं तो तमाम तर जो मामलात हैं उनको अपनी मौजूदगी में पूरा किया करें ताकि मुस्तकबिल में उन्हें मुख्तलिफ जो दुश्वारियाँ होती हैं, मसाइल आते हैं, उनका सामना ना करना पड़े। बेशतर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये अपनी मासूमियत की वजह से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह बग़ैर कुछ सोचे समझे अपने करीबी जो रिश्तेदार होते हैं उन पर अंधाधुंध एतमाद करना होता है, क्योंकि अक्सर किए गए जो वादे हैं और बातें हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं होती ना। आज हम अपने प्रोग्राम में एक मुतासरा पार्टी की दो मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं, मसाइल हैं उनके, उस पर बात करेंगे। पहला उनका जो मसला है वो नसीर खान का है। जो नसीर खान है इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके कराची से है और वो पिछले कई सालों में बरतानिया में रहते हैं। नसीर खान के मुताबिक कराची में वाक़ उनका एक घर है जो कि काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है और जब कभी वो पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ पर रहते हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन अब वो पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मतवातर बिजली के बिल मौसूल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 2015 में इसकी कंप्लेन भी की थी और 2016 में इनके घर की बिजली भी काट दी गई थी। उसके बावजूद भी बिल मौसूल होने का सिलसिला नहीं रुका, मतलब कि पहले बिल आते रहे, जब बिजली कटी उसके बावजूद भी इन्हें बिल मिलते रहे। नसीर खान के मुताबिक 2017 में के इलेक्ट्रिक वालों ने तांबे के तार निकालकर प्लास्टिक के कवर वाले तार डाल दिए थे। उसके बाद उन्हें अब फिर से बिल पर बिल आने लगे, जबकि बैरून मुल्क मुकीम होने की वजह से उनका घर काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है। इस अरसे के दौरान बकौल उन्हें तकरीबन 3,64,000 के बिल मौसूल हुए और वो इस चीज़ से लाइल हैं कि उन्हें किस चीज़ के बिल मौसूल हो रहे हैं, क्यों भेजे जा रहे हैं। 2017 में जब नसीर अहमद ने के इलेक्ट्रिक वालों से दोबारा से रब्ता किया और मामला को तय करना चाहा तो बजाय उनकी दादरसी की जाए, मुतालिका जो इंतज़ामिया थी उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप अक़सात के ज़रिए बिल जो हैं वो उसको पे कर दें। नसीर अहमद का मज़ीद ये भी कहना है कि जब 2016 से बिजली कटी हुई है और वहाँ कोई रह भी नहीं रहा है तो फिर किस बिना पर उन्हें बिल भेजे गए और क्यों उन्हें बिल अदा करने का कहा जा रहा है। इसलिए नसीर अहमद की आला हुकाम से अपील है कि उनके इस मसले को सुना जाए। दूसरी स्टोरी पे बाद में बात करते हैं, वो क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। ज़रा पहले इस पे हम देख लें कि नान का जो बिजली का घर का मसला है वो क्यों हल नहीं हो पा रहा है। नसीर साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया है आपको पाकिस्तान आए हुए और कितने अरसे से आपका घर बंद पड़ा है? मैं सबसे पहले जो है ना 2015 में गया था, तो बिल आया तो मेरे भतीजा घर पे आया तो उसने मुझे पूछा कि चचा कितना बिल आया। मैंने कहा इतना बिल आया। तो जब उसने मीटर को देखा और मेरे बिल को देखा तो कहना ये तो गलत है, मीटर में आपके कुछ और है और इस पर रीडिंग कुछ और है। तो मैंने उसके मुताबिक 20/11 को जो है ना मैंने दरख्वास्त दी और उसने कहा कि मेरे बिल के मुताबिक जो है मेरा जो मीटर है वो बिल के मुताबिक उसके साथ किया जाए। उसके ऊपर कोई सुनाई नहीं। फिर उसके बाद मैंने उनको बताया भी कि जबकि मैं ओवर पेमेंट कर चुका हूँ और लगातार बिल आता, जब भी आता बगैर मैं देके मैं जमा कर देता हूँ, उसके बावजूद जो है ना बिल से ज़्यादा आ रहा है, तो इसको जो है ना दुरुस्त किया जाए। मगर उन्होंने मेरा बिल दुरुस्त नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने 8 तारीख को दरख्वास्त दी, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने जो है ना ये 8/1/2016 को
तो मैंने दरख्वास्त दी, उसके बाद भी उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने जो है ना 28/3 को 2016 को फिर मैंने दरख्वास्त जमा की। 2016 को दरख्वास्त दी, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने इनके हेड ऑफिस भी जमा कराई 12/2/2017 को। फिर 28/2/2017 को फिर मैंने बाकायदा अपने हाथों से मैंने वहाँ दरख्वास्त जमा कराई, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। ये जब यह है कि मेरी बिजली जो है ना 2016 से कटी हुई थी और बिल जो है ना बराबर आ रहा था। दूसरी यह कि 2017 के अंदर इन्होंने एकदम बिल, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं थी कि आपका जो बिल है, आपका जो बिजली का मीटर है, इसके जरिए कोई और आपके घर की बिजली इस्तेमाल कर रहा हो, चोरी कर रहा हो आपके मीटर से? नहीं, जबकि मेरी 2016 से बिजली कटी हो और मैंने उनको इत्तला दी है कि मेरी बिजली जो है 2016 से कटी हुई है और ये बिल क्यों आ रहा है, उसके बावजूद उन्होंने कुछ उसका सदबाब नहीं किया। आखिर में यह है कि मैंने फिर 28/2/2017 को दरख्वास्त दी, उसका भी कोई जवाब नहीं है। फिर मैं 2018 के अंदर जनवरी के जब मैं पाकिस्तान गया हूँ तो मैंने फिर मेरी वाइफ ने और मेरे दोनों ने वहाँ जाके दरख्वास्त दी, उनको बताया कैसे से बात है। तो वहाँ का जो मैनेजर था वो बहुत रूड था, उसने खड़े खड़े रास्ते में कहा जी आप 70,000 का बिल अदा करें और रेगुलर होगा, आपको कोई नहीं। मैं मुझे ये बताया मेरा कुंडा लगा हुआ है, कुछ लगा क्या नहीं, मुझ पे मेरे पर एक इल्ज़ाम ही लगाती है न्यूट्रल। तो मैंने कहा मुझे जवाब दें कि न्यूट्रल से किस तरह बिजली इस्तेमाल हो सकती है जबकि उसको फेस नहीं मिलेगा। उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं है। जी आप ये 70,000 अदा करें, उसके बाद जो है ना कुछ होगा, आपको बिजली लगेगी। मैंने कहा नहीं मैं तो ये अदा नहीं करूँगा, मैं फिर आगे जाऊँगा। तो आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। मैंने ईमेल पे ईमेल भेजे, लंदन से मैं ईमेल भेजता रहा, कभी उन्होंने मुझे ईमेल का जवाब दिया नहीं दिया पूरा कि आप जाके वहाँ से कांटेक्ट करें, आप वहाँ जा से कांटेक्ट करें। मैं कैसे कर लंदन से कांटेक्ट करूँ? अब ये मजबूर तो नहीं है कि मैं जाऊँ और वहाँ सालों तक मैं बैठा। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। आपको खुशामदीद कहते हैं। सलमान है हमारे नुमाइंदे कराची से, उनसे पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है वो ये क्या लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है। सलमान, ये सारा क्या मामला है? एक ऐसा शख्स जिसका घर बंद पड़ा है और ऊपर से उसकी बिजली भी कटी हुई हो, घर बंद होने की वजह से सारा फिर भी बिल नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी बिल आया। लेकिन जब बिजली कट गई उसके बावजूद बिल आने का क्या जवाब बनता है? शाजिया देखें, सबसे पहले तो इन्होंने जो है वो एक नया सिलसिला शुरू किया है कि इलेक्ट्रिक ने कि बिल अगर मेरा घर है, फ़र्ज़ कर लीजिए कराची में मैं के इलेक्ट्रिक का सारिफ हूँ, तो वो बिल जो मेरा 218 यूनिट का फ़र्ज़ करें कि इस महीने आया है और पिछले साल मैंने इसी महीने जो है वो 178 यूनिट इस्तेमाल किए थे, तो वो उसको एक्सेस खुद ही कर देंगे कि पिछले साल आपने कम ही इस्तेमाल किया था, इस दफ़ा आपका कैसा, आप तो बहुत बड़े चोर हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि चोरी का जो मयार है वो ये है। अब मामला कर लें कि इस तरह से कि इनका जो मामला है, ये नसीर साहब जो है वो मुल्क से बाहर चले गए, इनका मीटर, अब एक तरीक़ेकार ये है बिल भेजने का कि अक्सर मीटर रीडर रीडिंग नहीं लेते और अगर रीडिंग लेते हैं तो उसके मुताबिक बिल कभी आ जाते हैं, वरना जिसकी छोड़ देते हैं एवरेज बिल बनाते हैं। अच्छा। अब एवरेज बिल बना कर लोगों को भेजते रहते हैं, वो पैसे चढ़ते रहते हैं, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। और जैसे नसीर साहब ने बताया कि पहले दिन से दरखास्तें दे रहे हैं कि ये बिल किस चीज़ का अदा करूं, मैं हूं नहीं, ये सब चीज़ें इनके मीटर की रीडिंग ये बताते हैं कि वही आ रही है जब इन्होंने घर बंद किया था वही। तो मीटर रेंट होता है वो 130 रुपये होता है, वो लगता है, वो उसको आप मान लें कि वो चीज़ जो है ना, चलें ठीक है वो तो दिया, लेकिन उन्हें प्रॉपर इस तरह के बिल आते रहे कॉल उनके जैसे उनके घर में कोई बिजली इस्तेमाल कर रहा हो, ठीक है, टैक्स वैक्स की तो समझ में आती है, वो आपको पे करना है तो करना है, लेकिन जब एक चीज़ आपकी इस्तेमाल नहीं हो रही उसके बावजूद उसके फुल जो है ना वो वाजिबात है, सूरत में जैसे आप घर में रहते हैं, आपकी पूरी फैमिली बिजली इस्तेमाल करनी, ये ज्यादती है। जी बिल्कुल, मामला ये है ना कि अब यहाँ पर के इलेक्ट्रिक में आप दरख्वास्त देते रहें, एंड ऑफ द डे यही मामला होना है कि आप ये अदा कर दें। अगर आपकी रीडिंग सही हुई
तरीका इख्तियार ये किया जाता है कि बिल अदा करें, सही हुई तो दोबारा बिल भरने के बाद हम उसको एडजस्ट कर देंगे, अभी ये भर दें। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, करना क्या है आगे? तो करने वाला मामला ये है कि मुतसिब हैं, एक के इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर हैं जो सिंध हुकूमत के अंडर आते हैं। यहाँ पर एक दरख्वास्त दी जाती है किसी भी, मतलब ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हमारे नसीर साहब, तो ये तो वहाँ है, वहाँ से जब भी इनका आना हो या अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू ये कर सकते हैं कि यहाँ दरख्वास्त लगाएं, बाकायदा केस लगता है, फ़ाइल बनती है और लोगों को फ़ायदा होता है। ये कराची में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इस तरह से ये जगह, ये वो रास्ता है जहाँ से कुछ बेहतरी की चीज़ें या बेहतरी का फैसला आ जाता है और जल्द हो जाता है। तो अब इनको करने की ये ज़रूरत है कि मुतसिब के पास दरख्वास्त लगाएं कि इस तरह से ज़्यादती हो रही है, तमाम रिकॉर्ड इनके पास है, इनकी रीडिंग जो होगी एक्चुअल बिल वहाँ से उसके मुताबिक बनेगा और फिर इनके पास जो माहाना इनके सर्विस चार्जेस या जो मीटर चार्जेस होते हैं वो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, तो इनका बिल क्लियर हो जाएगा। अब रहा चोरी का इल्ज़ाम, तो चोरी का इल्ज़ाम तो ऐसे ही कराची में लगता है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कि जब चाहा जिस पे चाहा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि आप चोरी कर रहे हैं, ये बिल भर दें। अब प्रूफ मांगते हैं तो प्रूफ देते हैं, मीटर की तस्वीर जिसमें कहते हैं मीटर रुका हुआ है, और एक टेक्निकली बात है कि तस्वीर में तो मीटर रुका हुआ ही होता है। कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है कि अगर किसी का मतलब के इलेक्ट्रिक को पूछने वाला कोई नहीं है, के इलेक्ट्रिक को पूछने वाला कोई नहीं है, उन पे कोई क्या कानून लागू नहीं होता कि आप लोगों के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। राशिद लोधी साहब, ऐसे मामलात का क्या हल होता है जब आपका एक इदारा आपके शहरियों को इस तरीके से नाजायज़ तौर पर तंग करे और वो चीज़ जो आपने इस्तेमाल नहीं की हो उसको वाजिबात ज़बरदस्ती उन पर डाल दिए जाएँ, तो इस बारे में हमारा कानून क्या कहता है? देखिए, के इलेक्ट्रिक की जो कहानी सुनाई गई है इनकी जानब से और आपके नुमाइंदा सलमान ने भी उसकी ज्यादती की जानब जो है वो तवज्जो मबसूल कराई है, बिल्कुल सही है। ऐसी बहुत सारी खबरें हम मीडिया के अंदर भी पढ़ते हैं कि के इलेक्ट्रिक किस तरह से एक नाकाम इदारा बनता जा रहा है और शहरियों की शिकायत जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। जहाँ तक कानून की बात है तो ये सिविल कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, वहाँ अपना ग्रीवेंस रख सकते हैं कि किस तरह से जो बिल है वो ओवरचार्ज किया गया है, जब इन्होंने 12 एप्लीकेशन भी दी, यहाँ मौजूद नहीं है, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो किस तरह से इतने भारी भरकम जो है वो बिल इनको डाले जा रहे हैं। दूसरा, ये मोतसब के पास भी जा सकते हैं, तो बाकी मोतसब के पास भी अपनी कंप्लेंट जो है वो लेके जा सकते हैं, वहाँ भी अपना ग्रीवेंस रख सकते हैं। ऐसी शिकायत क्या और ओवरसीज कमीशन का जो इदारा है वो सुनता है? ओवरसीज तो बिल्कुल, चूंकि ओवरसीज हैं वहाँ तो ये जा ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ मोतसब का इदारा जो है वहाँ भी जाके अपनी कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। साथ सिविल कोर्ट के अंदर जो है ये जाके वहाँ दावा कर सकते हैं कि इनको रोका जाए। ये जो गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले, वहाँ दावे के अंदर इनको पार्टी बनाया जाए और ताकि इनका जो डिस्कनेक्शन किसी तरह से ना हो। ये शहरी हैं और सारफ हैं और ये ताकि इनको अपनी सहूलियात जो हैं वो मैसर रहे हैं, और इस दौरान जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है जिसका उन्होंने एक बिल बनाया हुआ है तो उसका फैसला फिर अदालत करेगी। अदालत देखेगी कि एक शख्स जब यहाँ मौजूद नहीं है, उसकी एप्लीकेशन रिकॉर्ड के ऊपर है, वो कई दफ़ा इनको मतला कर चुका है, और इस दौरान किस तरह बिल डाले गए, किस तरह से ये सारी ज्यादती इनके साथ की गई है, तो ये इनका वहाँ ग्रीवेंस है वो सिविल कोर्ट के अंदर जो है वहाँ भी इनका मसला हल हो सकता है। तो नसीर साहब, सिवाय के इलेक्ट्रिक के आपने कहीं और अपनी शिकायत लेकर गए? आप? मैं दरख्वास्त लेके गया, इनके हेड ऑफिस में भी गया हूँ और बाकायदा जो है रिपोर्ट की है, मगर कोई सुनता ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग आए जिनका एक छोटा सा कमरा है, उनके तकरीबन 1.5 लाख रुपए के बिल है, वो कहते हैं मैं एक बल्ब जलाता हूँ, मगर नहीं आपने पे करना है। असल में ये जो भी अमला बैठा हुआ है रूम बैठा हुआ है, हालांकि मेरे घर के सामने, मेरे घर के पास जो बिजली की लाइन जाती है वो 2017 में इन्होंने प्लास्टिक वाले लगाए, उस पर तो लग ही नहीं सकता, और मेरे को कोई सबूत दिया ही नहीं उन्होंने। मुझसे मैंने पूछा भी कोई कुंडा है, कहना नहीं है, तो मैंने कहा फिर मुझसे क्यों इस तरीके से बिल, जी आपको देना है, आपको देना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं बिल तो नहीं दूंगा, मैंने कुछ भी हो जाए, जबकि मेरी 2016 से बिजली कटी हुई है और मैं जनरेटर इस्तेमाल करता हूँ। मैं लंदन से 2 जनरेटर लेके गया, मैं वो घर जब जाता हूँ मैं जनरेटर इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने कहा मैं तो आपको कोई पेमेंट नहीं करूंगा, कि नहीं आपको देना पड़ेगा। मोतसिब की बात रह गई तो वहाँ भी बाहर एजेंट बैठे हुए। टोटल कितने वाजिबात उन्होंने इकट्ठे किए हुए आपके? अभी 3,64,000 से ऊपर बिल है, जबकि मैंने 2015 में दी थी तो मैंने ओवर ड्यू दिया हुआ था, उसको मैंने कहा कि इसको दुरुस्त करें और जो मुझसे ज्यादा लिए गए पैसे वो मुझे वापस करें, मगर उन्होंने किया, बिल भी सही नहीं किया और ना ही, हालांकि उनका 2-3 मरतबा आए हैं लोग
और जो देख के क्या मीटर को भी चेक किया, सब कुछ किया, और उसमें से इनके एजेंटों ने कहा कि हाँ आपका मीटर बिल्कुल सही है, कोई इसमें गुंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फिर मैंने एक मरतबा और आए 2017 के अंदर, तो मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे हम हमेशा ये घर बंद देखते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं ही इसका मालिक हूँ, अभी मैं आया हूँ लंदन से तो मैं ये देख रहा हूँ। तो कहने लगे जी मैंने उनसे सवाल किया कि आप जब घर मकान बंद पड़ा होता तो आप क्या लिखते हैं? हम कहते हैं हम रिपोर्ट में ही लिखता है ये घर बंद पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा फिर ये मेरे बिल क्यों बराबर बढ़ते चला रहा है? आप अगर वहाँ तफसील देखें जो मैंने आपको तफसील दी हुई है, कभी कुछ मीटर, कभी कुछ पैसे, कभी आप उसको पूरी तफसील से देखें। अब मैं यहाँ तो बता नहीं सकता, मगर मैंने आपको कागज़ भेजे हुए हैं, आप देखें पूरी तफसील मैंने दी हुई है कि किस सन में किस महीने में कितने पैसे हुए, फिर उसको कम करके फिर कर दिए, फिर आगे बढ़ा दिए। इसलिए से आखिर मेरे ख्याल 3,64,000 और कुछ का बिल आया हुआ है। तो मैं तो ये अदा नहीं करूँगा। मैं हालांकि मैंने जो है ना विंड टर्बाइन का इंतजाम किया हुआ है। वो विंड टर्बाइन की मेरी बैटरियां नहीं है, ये चाइना से वो आ जाएंगी तो मैं तो इसको इलेक्ट्रिक खैरबाद ही कर दूंगा। मगर यह है कि हम तो बाहर बैठे हुए हैं, हमारा मकान लोग, मैंने जो है ना बाकायदा मोहल्ले वालों से एक गवाहनामा जमा किया है कि भाई देखिए मैं बाहर, वो सब ने कहा कि ये बाहर रहते हैं और ये कभी कभार आते हैं और एक आध हफ्ते रह के इस्लामाबाद चले जाते हैं, क्योंकि फैमिली वगैरह इस्लामाबाद में, तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। फिर उसके बाद कराची आते हैं, तो कराची से फ्लाइट पकड़ के हम सीधे लंदन आ जाते हैं। तो पूरी मैंने एक स्टेटमेंट दी हुई है, मगर यह कि उसके बाद भी इन्होंने कोई नहीं किया, नहीं जी आपने इतने पैसे अदा करने ही करने, मैं अदा नहीं करूंगा। बहुत मेरी बात हुई इनसे, मेरी वाइफ से भी। सवाल सलमान आपसे, आपने इस पर के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ लेने की बात की, ज़रा आप इस स्टोरी को देख रहे हैं, कवर करें, तो के इलेक्ट्रिक से पर मौक़िफ़ लिया उनका आपने? जी बिल्कुल, इस हवाले से के इलेक्ट्रिक का मामला यही होता है कि जो बात हुई है हमारी, वो यही कहते हैं कि जो भी बिल भेजा गया उसके हवाले से दरख्वास्त जमा कराया जाए और हम जो है वो इस पे देखेंगे और इस तरह कोई चोरी नहीं कर रहा है, ये वो इंसाफ होगा। वही जो रिवायती बातें होती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक सबसे अहम बात बता दूँ कि इनका घर बंद है, इनको एक और बिल मौसूल होता होगा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का। अब इनका घर बंद है, ये वहाँ जाकर उस बिल का हवाला देंगे, वो भी आ रहा होगा इसी तरह। अगर ये उनका जाके फौरन दफ्तरी वो करेंगे कि भाई मेरा बिल इस तरह आ गया, मेरे तो घर बनता है, एप्लीकेशन लगाएंगे, वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पर मसला, सबसे बड़ी बात यही है कि एक प्राइवेट इदारा है और एक सरकारी इदारा है। अब आप प्राइवेट इदारे की तो जो पॉलिसियाँ होंगी वो उन्हीं पे चलेंगे, सिवाय मोहतसिब आला के मोहतसिब आला को दरख्वास्त दे दे, उनका फैसला आता है तो बिल सही होगा, या फिर किसी अदलिया से रब्ता किया जाए, अदलिया के पास जाया जाए, वहाँ से फैसला आएगा तो मामला हल होगा। के इलेक्ट्रिक खुद बाज़ाते खुद ये मामला हल नहीं करेगी। इसी तरह नसीर साहब आपको चाहिए, यकीनन हमारे जो माहिर कानून है उन्होंने भी आपको मशवरा दिया कि इसके लिए सिविल कोर्ट जो है ना आप जा सकते हैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कि आपके साथ ये ज़्यादती हो रही है। और हमारा तो प्रोग्राम है इसलिए कि आप जैसे जो लोग हैं जिनके साथ ज़्यादती हो रही है ओवरसीज़, हमारे बहन भाई जो हैं, आप लोगों की जो आवाज़ है वो आला हुकाम तक पहुंचाई जाए। उम्मीद करते हैं आपका मसला हल होगा और हम ऐसी स्टोरीज़ पर फॉलो अप भी करते रहते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आकर नाज़रीन इसी फैमिली की एक दूसरी स्टोरी है वो भी आपसे शेयर करें एक छोटे से वक्फे के बाद। बाद खुशामदीद। हमारे प्रोग्राम की जो दूसरी स्टोरी है वो भी इसी ख़ानदान से मुतालिक है। जो सुरैया जबीन है इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके वाकंट रावलपिंडी से है। ये नसीर ख़ान की अहलियाँ हैं और अरसा दराज से लंदन में ज़ाहिर ये भी रहती हैं। सुरैया जबीन के मुताबिक उन्होंने बरतानिया में आकर बहुत ज़्यादा मेहनत की, दिन रात काम किया और आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी जमा पूंजी थी, जो कमाया था, अपने वालिद के नाम पाकिस्तान ये भिजवाती रहीं, जिसके एवज़ मुतासरा खातून के भाई ने रावलपिंडी में 4 घर ख़रीद लिए। कुछ अरसा गुजरा, उसके बाद सुरैया जबीन के वालिद इंतकाल कर गए। मुतासरा खातून का ये भी कहना है कि जब कभी उन्हें पाकिस्तान आकर रहना होता था तो उन्हें अपने बहनों या करीबी रिश्तेदारों की तरफ जाकर उन्हें रहना पड़ता था, जिससे वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। और जब उसके बाद उन्होंने अपने भाई से जो ख़रीदे गए जो घर उनके भाई ने ख़रीदे थे उनमें से अपना हिस्सा लेना चाहा तो उनके भाई के दिल में मलाल आ गया, लालच आ गया और उन्होंने वो घर देने से साफ साफ इनकार कर दिया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपने हमें तो कोई पैसे भिजवाए ही नहीं।
अपनों का खून सफ़ेद होता देखकर जो सुरैया जबीन थी काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गई। सुरैया जबीन ने कई बार अपने भाई को ख़त भी लिख के और अपना हक हासिल करने के लिए उनसे इल्तिजा भी करती रही, लेकिन सुरैया जबीन के भाई डॉक्टर मसूद ने उनके किसी भी ख़त का कोई जवाब नहीं दिया। और जब वो पाकिस्तान आई तो उल्टा उनके खावंद पर झूठी FIR करवाई। ये सगे भाई का जो है हम आपको हाल बता रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खावंद को एक अरसा जेल में भी गुजारना पड़ा, जिसके बाद सुरैया जबीन ने मुतल्लिका इदारों और हुकूमती अहदेदारों से रब्ता किया, लेकिन ताहाल उनका जो है ना आवाज़ सुनी नहीं जा सकी और उनके मसला हल नहीं हो सका है। सुरैया जबीन भी नसीर खान के साथ बैठी हुई हैं। सुरैया साहबा, मैं जब इस तरह की स्टोरी में यकीन करें दिल नहीं मानता कि कोई सगा भाई या बहन इस तरह आपके साथ धोखा कर सकता है। तो कितना अर्सा पहले ही आपने घर ख़रीदे थे और आपके भाई ने इस तरह आपके साथ धोखा किया और आपको घर देने से इनकार कर दिया? कितने की प्रॉपर्टी, वो जो 4 घर ख़रीदे थे चारों आपकी कमाई के थे और आप सिर्फ एक घर मांग रही थी? मुझसे तो कहा भी नहीं जाता कि जो हाथ इन लोगों ने मेरे साथ किया, मुझे बोला भी नहीं जाता। सही, लेकिन आप हमें कुछ बताएं तो सही, हुआ क्या? कितना अर्सा पहले आपने घर खरीदे और बताएं। 85 से भी पाकिस्तान से। अच्छा। 15 जनवरी 85 को निकली थी। उस वक्त ये तो छोटे छोटे थे, हम इकट्ठे रहते थे। वहाँ से लीबिया से भी मैं हर माह ड्राफ्ट भेजती थी। वो तो डॉलर में जाते थे, पाउंड और डॉलर में, और वो कैश में नहीं जाते थे, पाउंड और डॉलर में डायरेक्ट इनके अकाउंट पे जाते थे। बाजान के नाम पे भेजती थी और वो उनके अकाउंट में है। वो उनके अकाउंट से पता चल सकता है कि कितने मैंने पैसे भेजे हैं। हर माह मैं पैसे भेजती थी। और प्लस जब जाती थी तो वहाँ पे जो ट्रैवल चेक होते थे वो भी डॉलर में होते थे, वो भी उनको दे देते थे। और वहाँ से जो शॉपिंग वो ड्यूटी फ्री शॉप इस्लामाबाद में है, बाकी वो जो होते थे वहाँ से शॉपिंग भी करती थी। उनके तो चलो सारी बातों को छोड़ो, उनकी जितनी भी हेल्प की है मैं वो सब नहीं मान रही। मैं अपनी जवानी मैंने ख़त्म कर दी है। आज मैं परदेश में बैठी हूँ और किस लिए? फिर यहाँ से आई, लंदन से भी मैं पैसे भेजती थी, पाउंड ड्राफ्ट चेक पाउंड भेजती थी, इंटरनेशनल मनी ऑर्डर ट्रांसफर, और पाकिस्तान से यूनियन बैंक से भी वहाँ से भेजती थी, इस्टाम से, लंदन से। और वो सारे चेक के ज़रिए इनके अकाउंट में जाते हैं। और मुझे यही कहते थे, सुरैया तेरी अमानत है तो फिक्र ना कर, तो जब आएगी तुझे दे देंगे और तेरे लिए घर बना देंगे, घर बना के तुम्हें देंगे। और मैं इसी आस में थी, मुझे उम्मीद थी कि मेरे बहन भाई, मेरे बाप मेरा ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इतना प्यार था जताते थे ना कि मैं जब जाती थी 3-4 हफ्तों के लिए, 5 हफ्तों के लिए, 6 हफ्ते की जाती थी, तो इतना प्यार था कि सब इधर दावत हो रही, उधर दावत हो रही है। सुरैया को नीचे पाँव नहीं रखने देते थे। दूसरी बहनें भी कहती थी कि सुरैया सुरैया होता है, लेकिन अब सुरैया को पूछता भी नहीं है कि अब, पहले तो सारा बहुत प्यार था। और मेरा जो भाई है वो मेरी जान थी, यही जो भाई मसूद है, मैं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, अल्लाह को है। उसने कहना सुबह तो मैंने कहना सुबह, उसने कहना शाम तो मैंने कहना शाम। मैंने कभी उसका दिल नहीं तोड़ा। कोई भी बात होती, छोटी सी भी होती, मुझे फौरन फोन करते थे। और आज कोई पूछता नहीं सुरैया तो किस हाल में? नहीं तो आप वो चारों घर आपने खरीदे हुए थे? चारों घर की जो खरीदे जिस पैसे से, वो आपके पैसे थे? डेफिनेटली मेरे अब आप बताया ना, 84 में मेरे अब्बा जान रिटायर हो गए थे और मसूद अभी मेरा ख्याल 8वीं-9वीं क्लास में पढ़ता था। तो और कोई हमारा जरिया आमदन भी नहीं था। या तो उन्होंने कोई बिजनेसमैन था, या कोई मेरा बाप जो प्राइम मिनिस्टर रिटायर हुआ था, उसकी दौलत थी, जायदाद थी, पैसे, उनको पेंशन बेचारों को 700 रुपये मिलती थी। कितना गुजारा होगा मुझे बताएं। उसमें वो शादियां भी करेंगे, उसमें घर भी बनाएंगे। मेरा अगर कुछ भी नहीं है, वो कहते तेरा कुछ भी नहीं है, तो यही बता दिए इन्होंने कहाँ से बनाया। मैंने तो चलो कहते तुझे कुछ नहीं दिया, और मैंने सारी अपनी मेहनत की कमाई अपनी इनके हाथ में भेज दी है कि चलो मुझे यकीन था कि मेरे घर वाले ना ऐसा मेरे साथ सलूक नहीं करेंगे। लेकिन ये बात तब मुझे पता लगी कि मेरे साथ कितना प्यार करते हैं। आपके वालिद साहब भी बीच में शामिल थे आपके भाई के? वालिद साहब तो राजी थे मेरे साथ ना। फिर बाद में इन्होंने प्रेशर डाला भाइयों ने, तो फिर वो बदल गए। वो देने को तैयार थे कि सुरैया मैं तुम्हें देता हूँ। और वहाँ सारे लोग भी कहते थे, और भी गवाह जो कहते हैं कि वो सुरैया ने जब भी फ़ोन किया हमने खुद अपने कानों से सुना है। अल्लाह गवाह है, उन्होंने मुझे ये गारंटी दी है कि अल्लाह गवाह है कि इस वक्त तुम्हारे बाप चले गया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था मेरे सामने, सुरैया तो आज हम तेरे नाम कर देते हैं। लेकिन ये बाद में प्रेशर से अब्बा जान हो गए थे 84 के, तो वो लाजिम बात है उनके प्रेशर में आगे उनके पास रहते थे, मैं यहाँ रहती थी। तो उन्होंने जब वालदा फोत हो गई तो मैंने कहा अब्बा जान अब ऐसा करते हैं कि अम्मी तो चली गई हैं, अम्मी के पास में आती थी, अब जब आप नहीं होंगे कल को मैं किसके दरवाजे पे जाऊंगी, तो अब ऐसा करें कि फिर मुझे एक घर मुझे बस दे दें। आपने 4 बनाया, मैं कुछ नहीं कहती, एक आप रख लो और 2 जो भाई हैं उनको एक एक दे दे।
और एक मुझे दे दें। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी जवानी गुमाई है, अपना बचपन गुमाया है, सब कुछ जो भी दुख दर्द हुए मैं वो मांग नहीं रही हूँ, और जितना पैसा तुम लोगों ने खर्च किया मैं वो नहीं मांग रही। मैंने सिर्फ कहा एक घर मुझे डालने के लिए, ताकि मैं बहनों के पास अब जा नहीं जा सकती, कभी किसी के घर, कभी किसी घर मेरा दिल नहीं कर, मेरा कहती मेरा अपना घर हो, मैं अपने घर में सर छुपा के बैठूं, और अब वो कहते हैं तेरा तो कोई है ही नहीं। और इसी प्रेशर में डालने के लिए इन्होंने मेरे खामन को FIR ड्यूटी करा दी, और जिसके गवाह वहाँ पे मौजूद हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ से हिले तक नहीं थे, और उन्होंने सिर्फ इसीलिए कि इस पर प्रेशर डालेंगे तो सुरैया चुप हो जाएगी। मैं साल वहाँ जैसे ख्वाब। तो आपने कोई मुकदमा, कोई कानूनी सहारा नहीं लिया इतना अरसा गुजरने के बाद? कोई आपने कहीं शिकायत नहीं दर्ज कराई, किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया हो? भले ही आपका भाई है, लेकिन आपके साथ ज्यादती तो हुई। आपको अपना हक लेने के लिए कानून का रास्ता तो इख्तियार करना चाहिए था। मैंने किया था, लेकिन मैं यहाँ पे आ गई, पहले मैं साल जलील होके आ गई थी, वहाँ कोर्ट में मैंने दिया लेटर, लेकिन ज़ाहिर अब हम मानते नहीं। पीछे से इन वकीलों ने दिए थे पैसे मैं दे के आई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बाद में मैं यहाँ से गई नहीं हूँ, ज़ाहिर है मैं 4 साल तक फिर बैठी रही, फिर मैं नहीं गई वहाँ पे। तो वहाँ पे वकीलों को मैंने अपने एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब कुछ दे के आई, पैसे दे के आई, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और अब मैंने फिर दोबारा इसलिए भाई को कहा कि भाई मैं आ रही हूँ, तो तुम ऐसा करो, तुम एक घर खाली करके तुम मुझे दिल्ली रख दो, ताकि मुझे कम से कम रहने की जगह मिलता है। लेकिन उसने ना मेरे खत का जवाब दिया, ना मेरे फ़ोन का जवाब दिया। मैंने इवन के उसको ईमेल तक भी किया, ताकि वो ये कहेगा कि मुझे नहीं मिला, तो मैंने उसको ईमेल किया, यहाँ से मैंने रिकॉर्डेड करके भेजा है, मेरे पास वो स्टैम्प है जो पोस्ट ऑफिस में मैंने भेजी, और प्लस भी मैंने इसको ईमेल किया, ईमेल करके मैंने इसको मैसेज भी छोड़ा कि मसूद तुम ऐसा मुझे करो, तुम रख लो बाकी घर, एक घर मुझे दे दो रहने के लिए। लेकिन अब ये नहीं मान रहे, तो मैं क्या करूँगी? कहीं ना कहीं तो मैं अपनी लेके जाऊंगी ना दरख्वास्त। इसीलिए फिर मैंने अभी चीफ जस्टिस साकिर निसार को भी लिखा है अपनी हेल्प के लिए कि मुझे हेल्प चाहिए, मेरा कोई नहीं मददगार। क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान में एक हमारा चीफ जस्टिस ही है, वो ही सब काम कर रहे हैं जो हमारी हुकूमतों को करना चाहिए थे। मैं देख रही हूँ कि वो कर रहे हैं, इसलिए मैंने मेरे अल्लाह। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आमिर सईद राय, उनसे कानूनी राय लेती हूँ, लेकिन मैं राजा काशिफ जो हमारे नुमाइंदे उनसे पूछ लूँ, इस्लामाबाद में सारा क्या मामला है, किस जगह पर घर हैं, कितनी मालियत है उन घरों की, कब से आपने बनाया है? जी काशिफ ज़रा बताइएगा। जी ये रावलपिंडी का इलाका है, कैंट एरिया है, वहाँ पे ये घर हैं जो अब तो खैर ये इनकी मालियत करोड़ों रुपया है। सुरैया जबीन ने पैसे भेजती रही हैं 80s में, 90s में उन्हें पैसे भेजती रही हैं। सुरैया बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उन्होंने इन्हें पैसे भेजे हैं। असल में जिस भाई को इन्होंने पढ़ा लिखा के आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि वो इन्हें धमकी देता है, इनके वालिद को वाकई उन्होंने कर लिया। जितना मैंने इन्वेस्टिगेट किया, इनके वालिद को उन्होंने अपने वो पास साथ रहते थे, इसलिए वालिद को भी उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। जो FIR इनके खामद नसीर पे हुई थी वो भी इनके वालिद की मुद्दत में हुई थी, जो इनके वालिद की मुद्दत में ही हुई थी। इनके वालिद की ज़िंदगी में ही ये मामलात शरिया ख़राब हो गए थे। अच्छा। इनके वालिद को इनके भाइयों ने डिट्रैक कर दिया था और इनके वालिद ही जो है इनके से खफा रहते थे। और 2007 का ये वाक़या है, 2007 में इनके वालिद हयात थे जब इन पे FIR का इंदराज हुआ था नसीर पे, इनके खामद पे। तो उसके बाद डॉक्टर मसूद हैं जो इनके भाई हैं, वो काफ़ी असर और रसूख रखते हैं। हमने भी उनसे मौक़िफ़ के लिए फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी मुझे वो किराए की मद में पैसे भेजती रही, हम कोई उन्होंने पैसे जैसे नहीं दिए, वो जाने और वालिद साहब जाने। अगर उन्होंने वालिद को दिए होंगे तो वालिद को पता होगा, वालिद वफ़ात पा चुके हैं। मुझे उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, उनका कोई हिस्सा नहीं बना। फिर मैंने उन्हें कहा कि इसमें एक घर जो है इनके वालिद के नाम भी है। मैंने उन्हें कहा तो वालिद के नाम है तो जाहिर है उसमें फिर बहन का हिस्सा तो होगा, बेटी का हिस्सा तो बनता है। तो वो भी हिस्सा अगर आप देने से इनकारी हैं तो फिर तो ये तो एक कानूनन और शरन भी गलत हो जाता है। लेकिन जो मुझे चीज़ समझ आई वो डॉक्टर साहब अपना अर्सो रसूख रखते हैं,
इनका सुरैया का पाकिस्तान में है कोई नहीं जो इनके केस को फॉलो करे। तमाम बहन भाई वो एक साइड पे हैं, सुरैया ज़मीन एक साइड पे हैं, इसलिए इनके केस को फॉलो करने वाला नहीं है। पैसे ये बेचती रही हैं, एविडेंस इनके बिल्कुल ठीक है। इनके वालिद का अगर ट्रैक रिकॉर्ड बैंक का निकाला जाए तो वो भी नज़र आ जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम अगर डॉक्टर मसूद से पूछा जाए कि अगर वो 4 मकानात के मालिक बन रहे हैं तो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो वो नहीं बता सकेंगे ये कैसे बने। और अगर वरासती जायदाद है तो ज़ाहिर है उसमें फिर अगर वैसे नहीं देते तो फिर वरासती जायदाद में भी सुरैया का हक बनता है। सही। कानूनी राय लेते हैं। आमिर सईद राह हमारे साथ हैं। आमिर साहब बताइएगा, ऐसे मामलात में जब इनके पास सिवाय इसके कि ट्रांजैक्शन का सबूत हो लेकिन जो प्रॉपर्टी बनी है सारी इनके भाई के नाम हो, तो कैसे ये क्लेम कर सकती हैं? इसके अंदर हमेशा ये बेनामी सूट फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट के अंदर, और वहाँ से ये ट्रांजैक्शन आप शो करेंगे कि जितनी प्रॉपर्टी इसकी पेमेंट मैंने वहाँ से दी थी। इस लिहाज से यहाँ पर इनका केस हो सकता है। तो दूसरी ऑप्शन इनके पास है कि ओवरसीज कमीशन बना हुआ है कि जिन लोगों के साथ अगर तो फ्रॉड हुआ है तो उसके बाद ओवरसीज कमीशन से रब्ता कर सकते हैं। वो इन केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जो लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया हो या इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो उसमें वो इनकी मदद कर सकते हैं। जो मुझे अभी तक जो केस समझ आई है वो पैसे वहाँ से भेजते रहे या प्रॉपर्टी की और ना सब की जाती हुई है, उसके लिए सिंपली एक बेनामी का सूट फाइल होगा और उसके अंदर ये ट्रांजैक्शन बताएंगे कि मैंने ये पेमेंट्स इनको दी थी और इस पेमेंट से इन्होंने ये प्रॉपर्टी परचेज की थी, क्या ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो उसमें केस टाइम जाना वो डिसाइड हो जाएगा। तो ओवरसीज कमीशन की जो आई है उसके पास जाता है तो वो उसे जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं। ना भी हो तो इनको कुछ ना कुछ पेमेंट इनको दिलवा देंगे। सही। सुरैया साहब, आपको इस कानूनी सवाल पूछना चाहती हैं इनसे कि कैसे आप ये सारे केसेस वगैरह कर सकती हैं, कहाँ आपको जाना चाहिए? और वो भी इसी सूरत में हो सकता है कि सुरैया साहिबा, जिस तरह हमें हमारे नुमाइंदे भी बता रहे हैं कि यहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आपके केसेस को परसू कर सके, अदालतों में जा सके, केसेस फाइल कर सके, तो फिर आप कानूनी रास्ता भी कैसे इख्तियार कर सकती हैं? इसके लिए फिर मैं ज़ाहिर कोशिश करूँगी, आऊँगी कुछ अर्सा के लिए, तो आके तो केस सूट करूँ, केस फाइल करूँ, यही हो सकता है। क्योंकि वो बहनें तो है ना जो मेरी, वो तो जो साथ देती हैं, जो कहती है कि हाँ सुरैया का हक बनता है, लेकिन उनके साथ भी ये नहीं बोलता क्या हूँ डॉक्टर बन गया हूँ तो पता नहीं मेरा क्या हो गया है। तो जाहिर है फिर मुझे पाकिस्तान आना पड़ेगा। मैं अपने चीफ जस्टिस के पास जाऊँगी साहब जिन, और फिर मैंने इमरान खान को भी उनके भी ओवरसीज सिटीजन पोर्टल पे लिखा है, उनका भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ। चीफ जस्टिस से भी इंतज़ार कर रही हूँ, 2 दफ़ा मैंने उनको भी ईमेल किया है। तो मैं कोशिश तो करूँगी कम से कम मुझे घर तो एक दिया जाना। और मेरे पास एक गवाह तो जो है ना, वो आपको देखा था, वो जो गवाह था अब्दुल अजीज, उनको भी इसीलिए गया था, उसने कहा था हाँ ये सच है कि सुरैया भेजती रही है पैसे, और तभी इन्होंने सब कुछ ये बनाया, वरना नहीं बन सकता था। और उसको भी उन्होंने जनाब जेल में करा दिया। जो भी कोई गवाह जाता है उसके साथ इस तरह करते हैं लोग, इसलिए डरते हैं, और बहनें भी डरती हैं, इवन के बड़ी बहन तक भी डरती है, कहती है सुरैया मैं डरती हूँ, मैं वो घर से निकाल देगा, मैं उसके पास जाती हूँ, मैं कहीं नहीं रह सकती। वो इतनी बड़ी माँ की जगह हो के वो भी डरती है इस छोटे से कि वो बेइज्जत कर देता है सबको। इसको कुछ ख्याल नहीं आता कि मैं बड़ी बहन है, मैं भी उसकी बड़ी बहन हूँ, मुझसे भी छोटा है, सबसे छोटा है, और ये कम से कम बड़ी बहन का ख्याल करे। मैं अस्पताल में गई थी इसके पास, वालिद साहब फोत हो गए, मुझे इन्होंने बताया तक नहीं कि वालिद साहब फोत हो गए हैं। मैं जो पता लगा तो मैं गई अफसोस करने उधर, तो मुझे वहाँ से इसने कहा इसको धक्के दे के निकाल दो। मैंने कहा कोई इसको, मैं डर के मारे वहाँ से आ गई। इसलिए मेरे साथ एक वो थी स्टाफ की लड़की भी थी, तो मैं उसको लेके गई, तो मुझे कहते धक्के दे के निकाल दो। मैं डर रही थी कि कहीं मेरे ऊपर भी झूठा इल्जाम लगा दे, जैसे पहले इसने अपने बिनोई पे लगाया, यानी मेरे खावन पे, मेरे पे भी लगा देगा तो मैं इसके पास जाऊंगी। सही। आमिर साहब, आप इनको कोई मशवरा देना चाहेंगे? मुझे जो अब तक इनकी बात से समझ है इसके ऊपर मैंने बता दिया कि यहाँ केस फाइल करेंगे, बेनामी का बेनामी का दावा फाइल होगा, उसके अंदर ये आप अपना जो मनी पे लोग ट्रांजेक्शन देंगे कि ये बैंक पैसे इनसे कौन बेचती रही है। उसके बाद इन प्रॉपर्टी जो होगी वो इनके नाम उस वक्त तक स्टे हो जाएगा जब तक डिसाइड नहीं हो जाएगी। तो पोजेशन तो बाद में जब भी फैसला हो जाना, मैक्सिमम इनके बाद अभी यही है कि यहाँ पर आगे दावा फाइल करें और ये अपने केस प्रॉपर्टी दें उसके बाद। ठीक है, हमने आपके भाई से भी रब्ता करने की कोशिश की थी, जो डॉक्टर मसूद हैं, वो उन्होंने बात करने से इनका, लेकिन फिर भी हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए कह रहे हैं अगर वो कुछ इस पर मौके पर अपना देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम इन स्टोरीज़ का फॉलोअप भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते आपके सामने हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।